हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एनपीएस के आगे के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस। एनपीएस अकाउंट के लिए कितने पैसे लगते हैं उसकी डिटेल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चार्जेस हम देखेंगे वो सीआरए यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को कितने पैसे देने पड़ते हैं उसके बारे में हम यहाँ डिटेल देखने वाले हैं। तो सीआरए के लिए 3 चार्जेस है। पहला है ₹50 व्हेन यू ओपन एनपीएस अकाउंट। जब भी हम एनपीएस अकाउंट ओपन करते हैं तो ₹50 हमें ट्रांजैक्शन फ़ी देनी पड़ती है। अकाउंट ओपनिंग के लिए ₹50 देने पड़ते हैं एनपीएस यानी सीआरए के। तो ये वन टाइम फ़ी रहेगी ₹50 की जो अकाउंट ओपनिंग के समय देनी है। उसके बाद में ₹190 एवरी ईयर फॉर एनुअल अकाउंट मेंटेनेंस फ़ी। उसके बाद में ₹190 हर साल हमें एनुअल अकाउंट मेंटेनेंस फ़ी के रूप में देना है। बाद में है ₹4 फॉर एवरी ट्रांजैक्शन लाइक कंट्रीब्यूशन, एड्रेस चेंज, नॉमिनी अपडेट एट्सेट्रा। तो ₹4 हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे कि कंट्रीब्यूशन हो गया, एड्रेस चेंज हो गया या नॉमिनी चेंज करना है तो उसके लिए ₹4 लगेंगे। तो इस तरह से सीआरए के 3 फीस है। पहला 50 है अकाउंट ओपनिंग के लिए, 190 हर साल एनुअल अकाउंट मेंटेनेंस कॉस्ट, और तीसरी है ₹4 फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए ₹4। आगे देखते हैं 2POP यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस को कितना रुपया लगता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें रहेगा ₹125 व्हेन यू ओपन एनपीएस, दिस इज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी। तो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पे अगर हम करते हैं तो ₹125 ओपनिंग के टाइम लगेंगे, ये भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगी। उसके बाद में ₹20 और 0.25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन अमाउंट विच एवर इज़ हायर, या तो ₹20 या 0.25%, जितनी भी अमाउंट हम जमा कर रहे हैं उसके 0.25% फीस हमें देनी पड़ेगी, या फिर 20 जो भी बड़ी रहे। मान लीजिए हमने ₹100 जमा किए तो उसके 0.25% हो गए सिर्फ 25 पैसे, और या फिर ₹20 इसमें से जो बड़ी होंगी, मतलब ₹20 बड़े होंगे तो हमें ₹20 देने पड़ेंगे। वही अगर हम 10,000 जमा करते हैं तो उसके 0.25% होता है ₹25। तो फिर उस केस में हमें 25 बढ़ा है इसलिए ₹25 देने पड़ेंगे। तो ₹20 या फिर 0.25%, इसमें से जो बड़ी अमाउंट रहेगी वो हमें कंट्रीब्यूशन अमाउंट के वक्त पे करनी पड़ेगी। दिस इज़ ऑनगोइंग फी फॉर एवरी कंट्रीब्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। ये हर बार हमें देना पड़ेगा जब भी हम उसमें पैसे डिपॉजिट करेंगे पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पे। आगे देखते हैं ₹20 फॉर एनी अदर ट्रांजैक्शन अदर देन कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन के अलावा अगर हम कोई और ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में हमें ₹20 देने पड़ेंगे। कंट्रीब्यूशन के अलावा अगर दूसरे कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि हमने नॉमिनेशन अपडेट कर लिया या फिर एड्रेस चेंज कर लिया या विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल दी, तो ऐसे केस में हर एक ट्रांजैक्शन के लिए हमें ₹20 देने पड़ेंगे। और कंट्रीब्यूशन के लिए हमें ₹20 या फिर 0.25% जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है उसकी जो भी बड़ी रहेंगी उतनी देनी है। और ₹125 जब अकाउंट ओपन करेंगे एनपीएस का तब पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पे हमें देना पड़ेगा, ये वन टाइम फीस है। आगे देखते हैं इनएक्टिव अकाउंट्स। अगर कोई अकाउंट इनएक्टिव हो गया एनपीएस में तो उसके लिए क्या करेंगे। तो इसमें कहा गया कि अ सब्सक्राइबर हैज़ टू कंट्रीब्यूट द रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक साल में जो मिनिमम अमाउंट है वो एनपीएस में पैसा भरना ही पड़ेगा। अगर नहीं भरते हैं तो अकाउंट यहाँ पे इनएक्टिव बन जाएगा। हर साल जो मिनिमम अमाउंट दी गई है, बताई गई है, वो हमें भरनी ही है एनपीएस में। अगर नहीं भरते हैं तो अकाउंट बन जाएगा इनएक्टिव। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, टू एक्टिवेट सच अकाउंट यू हैव टू पे द फॉलोइंग फीस। तो एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया, आपने पैसे भरे नहीं, आपका अकाउंट जो है वो इनएक्टिव हो गया, तो ऐसे केस में हमें क्या करे जाए जिससे कि हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो पहले इसमें भरने हैं मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द इनएक्टिव पीरियड। जितने साल इनएक्टिव है उतने साल का मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें भरना है। उसके बाद में द मिनिमम कंट्रीब्यूशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच द अकाउंट इज रीएक्टिवेटेड। और जिस साल आप ये पैसा भर रहे हैं उस साल का भी मिनिमम कंट्रीब्यूशन आपको भरना है। इसके अलावा एक पेनल्टी भी लगेगी ₹100 की। तो इस तरह से आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो सकता है। तो इनएक्टिव अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए हमें क्या क्या पैसा भरना पड़ेगा। पहला मिनिमम कंट्रीब्यूशन, जितने भी साल हमने पैसे भरे नहीं है उतने साल का। उसके बाद में जिस साल हम पैसा भर रहे हैं उस साल का भी मिनिमम कंट्रीब्यूशन, और ₹100 की पेनल्टी। तो कहाँ पे जाना पड़ेगा ऐसे अकाउंट
एक्टिव करने के लिए, टू एक्टिवेट सच इनएक्टिव अकाउंट्स यू हैव टू अप्रोच पीओपी एंड पे द रिक्वायर्ड फीस। तो जो भी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है आपका, वहाँ पे आपको अप्रोच करना है, वहाँ पे जाना है और ये फीस भर के आपको अकाउंट आपका चालू करना है एनपीएस का। तो 2016 में वन टाइम मेजर था, वहाँ पे अगस्त 2016 में सारे अकाउंट को एक टाइम के लिए एक्टिवेट कर दिए गए थे। सारे जो भी इनएक्टिव अकाउंट है सबको एक्टिवेट कर दिए गए थे। तो किस लिए? टू एनकरेज द सब्सक्राइबर इन ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो सब्सक्राइबर्स को इनकरेज करने के लिए पीएफआरडीए ने सारे इनएक्टिव अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया था। कब? अगस्त 2016 में। और ये भी वन टाइम मेजर्स, यानी सिर्फ एक बार के लिए। तो सारे जितने भी टायर 1 टायर 2 के एनपीएस अकाउंट जो इनएक्टिव हो गए थे उनको अगस्त 2016 में पीएफआरडीए ने वन टाइम मेजर के तौर पे एक बार में सबको एक्टिवेट कर दिए थे बिना कुछ फीस लिए। इफ़ योर टायर 1 और टायर 2 अकाउंट बिकेम इनएक्टिव बिफोर अगस्त 2016 you can now make contributions without paying penalty or without filling up the required forms। अगर आपका इनएक्टिव अकाउंट हो गया है टायर 1 और टायर 2 का 2016 अगस्त के पहले, तो अब आप उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं बिना कोई पेनल्टी दिए, क्योंकि पीएफआरडी ने वन टाइम मेजर के लिए अगस्त 2016 में सारे अकाउंट को एक्टिव कर दिया था। आगे देखते कि ये जो है ये सिर्फ वन टाइम मेजर था, सिर्फ एक बार के लिए किया था। ये कंसेशन जो पीएफआरडीए ने दिया था वो सिर्फ वन टाइम के लिए दिया था। योर अकाउंट विल बिकम इनएक्टिव इन फ्यूचर इफ़ यू डोंट कंट्रीब्यूट द मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने अगस्त 2016 के बाद में भी पैसे भरना चालू नहीं किया तो फिर आपका अकाउंट फिर से इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगस्त 2016 में एक वन टाइम मेजर के तौर पे पीएफआरडीए ने सारे अकाउंट को एक्टिवेट कर दिए थे। उस टाइम कुछ भी फीस नहीं लगी थी, कुछ भी पेनल्टी नहीं लगी थी। लेकिन आपने अगर फिर से उसमें पैसा भरना बंद कर दिया तो वो अकाउंट फिर से इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये थे इनएक्टिव अकाउंट्स की डिटेल। आगे देखते हैं एनपीएस को रेगुलेट कौन करता है, हु रेगुलेट्स एनपीएस। तो पीएफआरडीए रेगुलेट्स द एनपीएस सिस्टम। कौन रेगुलेट करता है? पीएफआरडीए। पीएफआरडीए रेगुलेट्स द एनपीएस सिस्टम। पीएफआरडीए स्टैंड्स फॉर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आगे देखते हैं हु मैनेजेस फंड इन एनपीएस। तो एनपीएस में जो फंड है वो कौन मैनेज करता है? तो यहाँ पर दिया गया कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द सब्सक्राइबर्स आर इन्वेस्टेड बाय पेंशन फंड मैनेजर एज पर द गाइडलाइंस फ्रॉम पीएफआरडीए। तो जो लोग एनपीएस में पैसा जमा करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, तो उसका जो पैसा है वो पेंशन फंड मैनेजर यानी पीएफएम में इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एनपीएस को मैनेज करता है पीएफआरडीए। एनपीएस को जो मैनेज करेंगे वो कौन करेगा? गाइडलाइन दी जाएगी पीएफआरडीए के द्वारा और इन्वेस्ट किया जाएगा पेंशन फंड मैनेजर्स यानी पीएफएम में। कंट्रीब्यूशन मेड बाय सब्सक्राइबर आर इन्वेस्टेड बाय पेंशन फंड मैनेजर्स एज पर द गाइडलाइंस फ्रॉम पीएफआरडीए। उसके बाद में कहा गया है द इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस आर डिजाइन्ड इन सच अ वे that there is minimal impact on the subscribers contribution even if there is a market downtime। तो इस तरह से गाइडलाइन बनाई गई है इन्वेस्टमेंट की कि अगर मार्केट डाउन भी होता है तो भी सब्सक्राइबर्स को बहुत ही कम नुकसान पहुंचा जाए। इस तरह से उसकी गाइडलाइन डिज़ाइन की गई है। आगे कहा गया दिस इज अचीव्ड बाय अ प्रॉपर मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉरपोरेट बॉन्ड एंड इक्विटीज़। तो तीन जगह पे इन्वेस्टमेंट होती है इसकी। एक होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जिसको, और दूसरा होता है कॉरपोरेट बॉन्ड्स, और तीसरा इक्विटीज़ में। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मतलब ये हो गया जी, कॉरपोरेट बॉन्ड्स मतलब हो गया सी, और इक्विटीज़ मतलब हो गया ई। तो ये तीन जगह पे इसकी इन्वेस्टमेंट होती है। आगे कहा गया एट प्रेजेंट द फॉलोइंग पेंशन फंड मैनेजर्स पीएफएम्स मैनेज द सब्सक्राइबर्स फंड। तो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं पीएफएम की लिस्ट यानी पेंशन फंड मैनेजर की लिस्ट।
तो उसमें से सब्सक्राइबर्स को ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पहला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड, दूसरा है एलआईसी पेंशन फंड, तीसरा कोटक महिंद्रा पेंशन फंड, उसके बाद रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड, फिर एसबीआई पेंशन फंड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी, उसके बाद में डीएसपी ब्लैक रॉक पेंशन फंड मैनेजर्स। तो ये पीएफएम की लिस्ट है। दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड द लिस्ट में ग्रो इन फ्यूचर। तो इसमें और नाम ऐड हो सकते हैं। तो पीएफएम यानी पेंशन फंड मैनेजर, यहाँ पे उसकी लिस्ट दी गई है। जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पीएफएम में जाता है। गाइडलाइंस दी गई है पीएफआरडीए ने। और इसमें 3 प्रकार के जगह पे इन्वेस्टमेंट होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होती है, उसके बाद कॉरपोरेट बॉन्ड में होती है, और इक्विटी यानी जीसीई, 3 प्रकार रहेंगे इसमें। आगे देखते हैं। डिफ़ॉल्ट पीएफएम, डिफ़ॉल्ट पेंशन फंड मैनेजर रहेगा इसका एसबीआई। एसबीआई पेंशन फंड इज द डिफ़ॉल्ट पेंशन फंड मैनेजर इफ द सब्सक्राइबर डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस टू चूज। अगर सब्सक्राइबर ने कुछ भी चूज़ नहीं किया है, सिलेक्ट नहीं किया है कि कौन सा पीएफएम चाहिए, तो सीधा पैसा पूरा एसबीआई पेंशन फंड में चला जाता है। आगे देखते हैं कहाँ पे पैसा जाती है। वेयर डज एनपीएस इन्वेस्ट योर मनी। एनपीएस में आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होता है? तो एनपीएस 3 जगह पे इन्वेस्ट करता है। 3 एसेट क्लास है इसके, और रिस्क और रिटर्न के तौर पे। पहला है एसेट क्लास ई यानी इक्विटी का हो गया ये शेयर मार्केट वाला। दूसरा एसेट क्लास सी यानी ये कॉरपोरेट बॉन्ड हो गए। तीसरा है एसेट क्लास जी यानी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई। तो ये 3 प्रकार के एसेट क्लास है एनपीएस के, जहाँ पे हमारा जो पैसा है वो इन्वेस्ट होता है। पहले देखते हैं इसमें एसेट क्लास ई। तो ये एक हाई रिटर्न और हाई रिस्क वाला है, यानी इसमें रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है और लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। तो ये कहाँ पे इन्वेस्ट होता है? ई मतलब इक्विटी, इक्विटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है। अगर हमने ई सिलेक्ट किया तो हमारा जो पैसा है वो इक्विटी में चला जाएगा, यानी शेयर मार्केट में चला जाएगा। उसके बाद में एसेट क्लास सी, सी मतलब हो गया ये सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में यहाँ पे हमारा पैसा जाएगा। तो ये मीडियम रिटर्न और मीडियम रिस्क रहता है इसमें। उसके बाद में तीसरा है एसेट क्लास जी। तो इसमें इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इसमें गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ है उसमें जो पैसा लगेगा, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड हो गए या स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड हो गए, उसमें इसमें रिस्क भी कम रहता है और रिटर्न भी कम रहता है। तो 3 प्रकार के एसेट क्लास है इसमें। ई सी जी, ईसीजी। ई मतलब इक्विटी, सी मतलब कंपनी के बॉन्ड, और जी मतलब गवर्नमेंट के बॉन्ड। इन 3 जगह पे हमारा पैसा जाता है। उसके बाद में ऑप्शन दिए गए फंड मैनेजमेंट ऑप्शंस। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन रहते हैं एनपीएस के। 2 ऑप्शन कौन से फंड मैनेजमेंट के? एक है एक्टिव चॉइस और दूसरा है ऑटो चॉइस। अब ये क्या होता है एक्टिव चॉइस और दूसरा ऑटो चॉइस? तो एक्टिव चॉइस, तो सब्सक्राइबर विल डिसाइड। एक्टिव चॉइस में क्या होगा कि जो पैसा भरने वाला है वो खुद डिसाइड करेगा कि उसका पैसा कौन सी क्लास में जाएगा। एसेट में जाएगा, कौन से एसेट क्लास में जाएगा, इक्विटी में जाएगा, कंपनी में जाएगा या गवर्नमेंट के इसमें जाएगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा? एक्टिव चॉइस में सब्सक्राइबर खुद डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर कहा गया सब्सक्राइबर विल डिसाइड द एसेट क्लासेस एंड देयर परसेंटेज इन विच द कॉन्ट्रीब्यूटेड फंड विल बी इन्वेस्टेड। सब्सक्राइबर डिसाइड करेगा कि कौन से एसेट क्लास में उसका पैसा डालना है उसको। तो इसमें इक्विटी में अगर डालना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 50% ही डाल सकता है, क्योंकि इक्विटी में बहुत ज़्यादा रिस्क है। उसके बाद में अगर कंपनी के शेयर बॉन्ड्स में डालना है तो पूरे के पूरे 100% तक वो डाल सकता है, और अगर उसको गवर्नमेंट बॉन्ड में डालना है तो उसमें भी पूरे के पूरे 100% वो डाल सकता है। दूसरा है ऑटो चॉइस। तो ऑटो चॉइस यानी क्या होता है? तो दिस इज द डिफ़ॉल्ट ऑप्शन अंडर एनपीएस इफ द सब्सक्राइबर डज नॉट चूज एक्टिव चॉइस। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने एक्टिव चॉइस चूज नहीं किया, मतलब उसको पता नहीं कि कौन से इसमें कितना डालना है पैसा, तो फिर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन इसमें ऑटो चॉइस हो जाता है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स है, द मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर द एसेट क्लासेस एंड देयर परसेंटेज विल बी डन ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द एज प्रोफाइल ऑफ द सब्सक्राइबर। तो उस व्यक्ति की जो पैसा भर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उस सब्सक्राइबर की एज कितनी है उसके हिसाब से ये पैसे ऑटो चॉइस में ऑटोमेटिकली कौन से क्लास में कितने पैसे जाएंगे वो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो इसकी भी एक लिस्ट है, वो देखते हैं। इसमें आदमी फंड स्विचिंग ऑप्शन। फंड स्विचिंग मतलब हम एक पीएफएम से दूसरे पीएफएम में
पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी SBI में अगर हमने डाल के रखा है तो हम LIC में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस तरह से। NPS सब्सक्राइबर्स हैज़ द ऑप्शन टू चेंज पेंशन फंड मैनेजर्स PFM। NPS सब्सक्राइबर हैज़ द ऑप्शन टू चेंज इन्वेस्टमेंट चॉइस। इन्वेस्टमेंट चॉइस भी चेंज करने का ऑप्शन है, यानी ऑटो चॉइस से एक्टिव चॉइस में वो कन्वर्ट हो सकता है। यानी ऑटोमेटिकली जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसको वो अपनी मर्जी से कौन से PFM में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो भी कर सकता है। ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो ये चॉइस जो है वो सिर्फ साल में एक बार चेंज कर सकता है। अभी ये 2 बार हो गई है। PFM एक बार चेंज कर सकता है साल में। पेंशन फंड मैनेजर जो है यानी SBI LIC वगैरह ये एक बार चेंज कर सकता है, और बाकी जो है वो 2 बार चेंज कर सकता है। अभी इसमें चेंजेस हुए हैं थोड़े। आगे देखते हैं। NPS सब्सक्राइबर हैज़ द ऑप्शन टू चेंज इन्वेस्टमेंट इन एसेट क्लास ECG बेस्ड ऑन एज एंड फ्यूचर इनकम रिक्वायरमेंट्स। तो NPS सब्सक्राइबर जो है वो अपने हिसाब से कौन सी एसेट क्लास सिलेक्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो खुद ही चेंज कर सकता है। तो उसके पास फंड स्विचिंग ऑप्शन है, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो फंड ट्रांसफ़र कर सकता है। SBI से LIC में या LIC से ICICI में, कहीं पे भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। आगे देखते हैं। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर टायर 1 एंड 2। तो यहाँ पे PFM यानी पेंशन फंड मैनेजर अलग अलग है, उसमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए रहेगा, टायर 1 के लिए, टायर 2 के लिए। यानी हमें कौन सी कंपनी PFM सिलेक्ट करना है वो हम डिसाइड करेंगे। अब कैलकुलेट रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है NPS में, ये मार्केट के भरोसे चलता है। शेयर मार्केट अगर गिर गया तो इसमें भी कम होता है, शेयर मार्केट बढ़ गया तो इसमें भी बढ़ता है। तो इसमें कोई डिविडेंड या बोनस नहीं मिलता, जबकि म्यूचुअल फंड में आपको डिविडेंड या बोनस मिलता है। तो ये एक लॉस है इसमें। उसके बाद में रिटर्न डिपेंड अपॉन द चोजन एसेट क्लास। तो जो रिटर्न आपने एसेट क्लास चूज़ किया यानी इक्विटी यानी शेयर मार्केट वाला, दूसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी G क्लास का, और तीसरा फिक्स्ड इनकम यानी कंपनी वगैरह, तो आपने जिसमें इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। फॉर एवरी कंट्रीब्यूशन यू मेक यू विल गेट यूनिट्स बेस्ड ऑन NAV नेट एसेट वैल्यू ऑन द डे ऑफ कंट्रीब्यूशन। जिस दिन आप पैसा भरोगे उस दिन आपको NAV यानी नेट एसेट वैल्यू के यूनिट्स मिलेंगे। जो पैसा आप भरोगे उसके बदले में आपको NAV मिलेगा। The value of your accumulated wealth is calculated by multiplying total units and NAV। तो आपकी जो वैल्यू है, कितना पैसा उसमें आपकी जमा हुआ है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जितने NAV आपके हैं और कितना यूनिट है आपके पास, उस हिसाब से आपको कितनी आपकी वेल्थ हो गई है वो डिसाइड होगा। आगे देखते हैं। व्हाट हैपन्स एट रिटायरमेंट और मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के वक्त क्या होगा, तो रिटायरमेंट एज NPS स्कीम के लिए 60 है। तो जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आप NPS में पैसा भरना बंद कर दोगे। रिटायरमेंट एज NPS स्कीम के लिए 60 है, 60 साल के बाद आप कंट्रीब्यूशन करना बंद कर दोगे। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में एटलीस्ट 40% आपको पेंशन फंड परचेस करने में इन्वेस्ट करने हैं। तो जो आपकी वेल्थ जमा हुई है, टोटल अमाउंट यानी 1 करोड़ अगर जमा हो गए तो उसका 40% यानी 40 लाख आपको पेंशन फंड में जमा करना है। दिस इज़ टू रिसीव पेंशन ड्यूरिंग योर रिटायरमेंट लाइफ, दिस इज़ कंपलसरी। यानी ये 40% आपको इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, ये कंपलसरी है। तो आपको इस 40% के ऊपर मंथली पेंशन मिलेगी। उसके बाद में जो बचे हुए 60% है, यानी 1 करोड़ में से जो 60 लाख बच गए वो हम निकाल सकते हैं। यू कैन विड्रॉ द रिमेनिंग 60% ऑफ द एक्यूमुलेटेड वेल्थ एज अ लम्प सम अमाउंट फ्रॉम NPS। 60% आप निकाल सकते हैं। आगे कहा गया, इफ़ द एक्यूमुलेटेड वेल्थ इज लेस देन और इक्वल टू ₹2 लाख, अगर आपका जो पूरा पैसा है वो 2 लाख से कम है, देन यू कैन विड्रॉ द एंटायर अमाउंट 100% एज अ लम्प सम। तो आप पूरे के पूरे पैसे निकाल सकते। यू नीड नॉट परचेज एनी पेंशन फंड। उस केस में आपको पेंशन फंड जब परचेस करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा कि रिटायरमेंट 60 साल की है, 60 साल के बाद में आपका पैसा भरना बंद कर सकते हो। 40% आपको इन्वेस्ट करने हैं, उस 40% के ऊपर आपको पेंशन मिलेगी। बचे हुए 60% आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में अगर आपकी टोटल अमाउंट ही अगर 2 लाख या उससे कम है तो आप पूरे के पूरे 2 लाख या उससे कम जितनी भी अमाउंट है वो निकाल सकते। उस केस में आपको पेंशन फंड परचेस करने की ज़रूरत नहीं।
इसमें भी कुछ ऑप्शंस है। इफ़ यू वांट यू कैन परचेस अ पेंशन फंड अप टू 100% ऑफ द एक्यूमुलेटेड वेल्थ। मतलब आप 40% तो कंपलसरी डालना ही है, इन्वेस्ट करना ही है, लेकिन आप चाहे तो आप पूरे के पूरे 100% भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस 100% के पर फिर आपको पेंशन मिलेगी। दूसरा ऑप्शन इसमें ये है कि आप 70 साल तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन डिले द विड्रॉल ऑफ एलिजिबल लम्प सम अमाउंट एंड कीप इन्वेस्टेड टिल एज ऑफ 70 ईयर्स। तो अगर आप चाहें तो आप विड्रॉवल जो 60% आप विड्रॉ करने वाले थे 60 साल में, वो आप 10 साल और लेट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसा ही वो पैसा रख सकते हैं। विड्रॉल आप 10 साल बाद चाहे तो निकाल सकते हैं। तो आप डिले भी कर सकते हैं इसमें। इफ़ यू वांट यू कैन डिले, यानी 60 साल में जो निकालने हैं वैसे वो आप चाहे तो 70 साल में भी निकाल सकते हैं। तो इसमें भी कुछ ऑप्शन है। आप चाहे तो सिर्फ ओनली द लमसम विड्रॉल, सिर्फ लमसम विड्रॉल जो है 60% वाला, वही आप डिले कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ओनली द पेंशन, सिर्फ जो आपको पेंशन मिलने वाली थी उसको भी डिले कर सकते हैं। या फिर दोनों के दोनों, जो लमसम विड्रॉल और पेंशन जो है, ये दोनों आप डिले कर सकते हैं, यानी बाद में चाहिए ऐसा बोल सकते हैं उनको। आगे कहा गया इफ़ यू वांट यू कैन ऑप्ट फॉर विड्रॉल ऑफ लमसम अमाउंट इन फेजेस अप टू 10 इंस्टॉलमेंट, बट यू शुड परचेज पेंशन फंड बिफोर द फेज्ड विड्रॉल। तो आप अगर चाहे तो एक बार में ही पूरा का पूरा 60% ना निकालते हुए उसको 10 इंस्टॉलमेंट में भी निकाल सकते हो, लेकिन उस केस में आपको पहले ही पेंशन फंड परचेस करना पड़ेगा उस केस में। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला तो है आप पूरा का पूरा 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं और पेंशन ले सकते हैं 100% के ऊपर। दूसरा, आप 10 साल के लिए डिले भी कर सकते हैं, 70 साल की एज में भी विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल के 3 टाइप है, या तो आप डिले कर सकते हैं पूरा का पूरा जो विड्रॉल है वो, या फिर पेंशन भी डिले कर सकते हैं, या फिर पेंशन और लमसम जो विड्रॉल है दोनों के दोनों आप डिले कर सकते हैं, बाद में चाहिए ऐसा उनको बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर और एक ऑप्शन है, आप 10 इंस्टॉलमेंट में भी विड्रॉल कर सकते हैं। लमसम विड्रॉल आप 10 इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पेंशन फिर पहले ही परचेज करनी पड़ेगी। पहला इंस्टॉलमेंट के वक्त ही पेंशन फंड परचेस करना पड़ेगा। आगे देखते हैं एक्सटेंशन बियॉन्ड 60 ईयर्स ऑफ एज। 60 साल के बाद भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।